हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल 7 क्लासेस में स्वागत है। बाबू, हम पढ़ाने वाले हैं क्या चैप्टर नंबर 6 भूगोल का मानचित्र में अध्ययन। तो मानचित्र का मतलब क्या होता है बाबू? मैप, नक्शा देखे होंगे ना, भारत के नक्शा हो गया, उसी को क्या बोलते हैं? मानचित्र बोलते हैं। इस चैप्टर में बाबू मानचित्र बनाने के बारे में नहीं सीखना है, कैसे बनाया जाता है इसके बारे में सीखना है। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या है? हैसुर विधि तथा पर्वतीय छायाकरण विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों के बीच हमें अंतर बताना है। तो ये दोनों होता क्या है बाबू? तो मानचित्र में यानी कि नक्शा में ऊंचा वच निरूपण करने की ये दो विधि है। तो यहाँ पे सवाल खड़ी होता है बाबू कि ऊंचा वच निरूपण होता क्या है? निरूपण का मतलब दर्शाना, दिखाना, और ऊंचा वच का मतलब देखो बाबू, अपने पृथ्वी पर अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारे चीज दिखाई देगा, जैसे पुल हो गया, खंबा हो गया, मकान हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया। ये सब जितने भी पृथ्वी पे होते हैं ना बाबू, उसी को क्या बोलते हैं बाबू? भू आकृति बोलते हैं। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? त्रिविमीय आकृति होते हैं, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से बने होते हैं। अगर हम इसको किसी पेपर पर समतल सतह पे बना देंगे बाबू, तो इसी को क्या बोलते हैं? ऊंचावच निरूपण बोलते हैं। तो पृथ्वी पे पाए जाने वाले यानी कि जमीन पे जितने भी चीज आप देख रहे हैं अपने पास, वो जितने भी चीज आसपास आपको देखने को मिलता है बाबू, वह कैसा होता है? त्रिविमीय होता है। उसी को क्या बोलते हैं? भू आकृति बोलते हैं। अगर उसको हम समतल सतह पर, समतल कागज पर, ब्लैक बोर्ड पर बना देंगे बाबू, तो इसी को बोलेंगे ऊंचावच निरूपण। सीधा सिंपल सा मतलब में समझो तो 3D आकृति को 2D में बना देना ही क्या कहलाता है? ऊंचावच कहलाता है। तो यह दोनों क्या है? हैसुर विधि और पर्वतीय छायाकरण विधि ऊंचावच निरूपण करने की दो विधि है। हैसुर विधि में बाबू ऊंचावच मतलब मानचित्र पर ढाल को दिखाते हैं, और पर्वतीय छायाकरण विधि में मानचित्र पर पर्वत को दिखाते हैं। क्या हमने बोला? हैसुर विधि में मानचित्र पर ढाल को दिखाते हैं और पर्वतीय छायाकरण विधि में पर्वत को दिखाते हैं। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, हमें इस क्वेश्चन में इसी के बारे में बताना है। तो हैसुर विधि तथा पर्वतीय छायाकरण विधि में निम्नलिखित अंतर है, यानी कि नीचे दिया गया है। देखो, एक तरफ लिखेंगे हैसुर विधि और दूसरा साइड लिखेंगे क्या बाबू? पर्वतीय छायाकरण विधि, और बीच में क्या करेंगे? लाइन पार देंगे। पहला देखो, इस विधि से मानचित्र पर छोटे छोटे महीन महीन खंडित रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। मानचित्र पर मतलब किसी 3D आकृति को 2D पर यानी समतल सतह पे पेपर पर दिखाएंगे बाबू, तो कैसे दिखाएंगे? हैसुर विधि में छोटे छोटे खंडित रेखाएं से दिखाते हैं बाबू, महीन महीन रेखाएं से। और किस चीज को दिखाया जाता है? ढाल को दिखाया जाता है। तो छोटे छोटे महीन महीन खंडित रेखाओं को दिखाते हैं। देखो, यह छोटा छोटा हो गया, खंडित का मतलब टुकड़ा टुकड़ा रेखा हो गया। इसमें भू आकृतियों पर, भू आकृति का मतलब समझा दिए। पृथ्वी पे जितने भी चीज आप देख रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? भू आकृति हैं। उत्तर पश्चिम कोने पर, उत्तर और पश्चिम के कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना करते हैं। कल्पना का मतलब बाबू क्या? मान लेते हैं या अपने अपने मन में समझ लेते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? कल्पना बोलते हैं। तो मैप में उत्तर कहाँ होता है, पश्चिम कहाँ होता है, पूरब कहाँ होता है, दक्षिण कहाँ होता है, ये तो आप जानते हैं। देखो, मैप हो गया बाबू, ई हो गया, मान ले कि उत्तर हो गया ई, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया बाबू, समझ गए? तो क्या यहाँ पे बोल रहा है? भू आकृति पर उत्तर पश्चिम कोने के ऊपर से, तो उत्तर और पश्चिम यहाँ हो गया कोने पर, तो कोना हो गया बाबू यहाँ पे प्रकाश पड़ने की, तो यह क्या है? प्रकाश हो गया। यह सूर्य के किरणें हो गया, सूर्य हो गया। प्रकाश पड़ने की कल्पना करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रकाश आ रहा है। तो मान लिया जाए बाबू, अगर हम किसी भी वस्तु को, जैसे में किताब ही हो गया, अगर हम ऊपर से कोने से प्रकाश देंगे तो क्या होगा? एक तरफ इंजोरा रहेगा और उस बुक के दूसरी तरफ क्या बनेगा? उसका परछाई बनेगा, यानी कि किताब का परछाई बनेगा। तो उसी परछाई को मानचित्र पे दिखा देंगे बाबू, तो इसी को क्या बोलते हैं? पर्वतीय छायाकरण विधि बोलते हैं। तो बुक के स्थान पर क्या रहेगा? पर्वत रहेगा। क्या रहेगा बाबू? बुक के स्थान पर पर्वत रहेगा, और पर्वत को ऊपर से उत्तर और पश्चिम की दिशा से प्रकाश मारेंगे तो क्या होगा? एक साइड क्या उजला दिखाई पड़ेगा और एक तरफ पर्वत का, पहाड़ का परछाई बनेगा, और उसी परछाई को मानचित्र पर समतल कागज पर दिखा देंगे, तो इसी को क्या बोलते हैं? पर्वतीय छायाकरण विधि। यह विधि किस चीज पर आधारित है बाबू? कल्पना पर आधारित है। इसमें ढाल को यानी कि पानी बहने की दिशा में रेखा खींचा जाता है। ढाल को दिखाते हैं बाबू, तो ढाल का मतलब ढुलकाव हो गया। जैसे में रोड पर आप देखे होंगे, पुल पर चढ़ते होंगे तो चढ़ते समय भी ढुलकाव इस साइड रहता
रहता है, उतरते समय भी ढुलकाव रहता है। तो ढुलकाव का मतलब ढलकाव बाबू, खिसक जाना, पानी बहने की दिशा में रेखा खींचते हैं। मानचित्र पर अभी ढाल को दिखाना होगा, तो कैसे दिखाएंगे, ढाल जहां पे रहेगा वहां पे दिखाएंगे। यानी कि देखो यह ढाल है बाबू, यह क्या है, ढाल है। तो मानचित्र में कैसे दिखाएंगे, इस तरफ रेखा खींचकर दिखाएंगे। इस विधि से पर्वतीय क्षेत्र को मानचित्र पर अच्छे ढंग से दिखा पाते हैं। अगर हम हैसुद विधि से पर्वत को दिखाएंगे तो अच्छे तरीका से नहीं दिखा पाएंगे, गलत हो जाएगा। लेकिन हम कल्पना करके उत्तर पश्चिम के कोने के ऊपर से प्रकाश डाल के हम दिखाएंगे बाबू, तो क्या पर्वत को, पहाड़ को अच्छे तरीका से मानचित्र पर दिखा सकते हैं। तीसरा में अंतर क्या है, इसमें अधिक ढाल को दिखाने के लिए मोटा मोटा और गहरा रेखा का प्रयोग करते हैं। जैसे में ये हो गया ढाल बाबू, ये क्या है, अधिक ढाल है। तो इसको अगर हम मानचित्र पर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, मोटा मोटा बाबू, कैसे, मोटा मोटा गहरा गहरा रेखा से हम दिखाएंगे। इस तरह देखो, मोटा मोटा और गहरा रेखा है ना अधिक ढाल को दिखाने के लिए। इसमें अधिक ढाल को गहरी आभा से भर देते हैं। आभा का मतलब बाबू रंग। अगर हमें अधिक ढाल दिखाना है, जैसे में यह पर्वत हो गया, और पर्वतीय छायाकरण विधि में पर्वत को छाया से बनाते हैं, तो यहाँ पे छाया इसका बन रहा है, इसको गहरा रंग से भर देंगे मानचित्र में। इस तरीका से दिखाते हैं। कम ढाल को दिखाने के लिए पतला पतला और दूर दूर रेखा खींचते हैं। हैसुद विधि में ढाल को, अगर कम ढाल को दिखाना है बाबू, तो कैसा रेखा खींचेंगे, दूर दूर पतला पतला रेखा से हम दिखाएंगे। इसमें कम ढाल को दिखाने के लिए हल्की आभा से भर देते हैं। आभा का मतलब रंग हो गया बाबू। नेक्स्ट देखो, पांचवा में क्या है, इस विधि से ढाल को अच्छे तरीका से दिखाया जाता है। हैसुद विधि में बाबू ढाल को अच्छे तरीका से दिखाया जाता है, बेहतरीन तरीका से दिखाते हैं। लेकिन मानचित्र पर बनाने में बहुत मेहनत और अधिक समय लगता है। अगर हमें हैसुद विधि से ढाल को दिखाना हो, बनाना हो मानचित्र पर, तो बहुत मेहनत और अधिक समय लगता है, लेकिन परफेक्ट बनता है। इसको मानचित्र पर बनाने में कम समय लगता है और कम मेहनत लगता है। हम क्या करते हैं, उत्तर पश्चिम के कोने पर के ऊपर से प्रकाश मारते हैं और परछाई को सीधा मानचित्र में छाप देते हैं। तो इसको बनाने में कम मेहनत और कम समय लगता है। कम ढाल को दिखाने के लिए हल्की आभा से भरते हैं। पर्वत को कम ढाल से दिखाना है बाबू, तो उसको कहाँ पे मानचित्र में कैसा रंग भरेंगे, हल्का आभा भरेंगे, हल्का रंग से दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तल चिन्ह और अस्थाई क्या है। ये दोनों क्या है बाबू, किसे कहते हैं, इन दोनों को परिभाषित करना है कि इन दोनों क्या है। तो परिभाषित करने से पहले बाबू, तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई क्या है, ऊंचा वच निरूपण करने की दो विधि है बाबू मानचित्र पे। मानचित्र का मतलब आप समझते होंगे, नक्शा मैप को ही क्या बोलते हैं, मानचित्र बोलते हैं। और ऊंचा वच का मतलब बाबू, जैसे अपने पृथ्वी पे अपने आसपास जो भी देख रहे हो वह क्या है, 3D है, त्रिविमीय आकृति है। जैसे वे खंभा, पुल, मकान, नदी, जो भी देख रहे हो अपने आसपास, वो क्या है, 3D है। और उसी 3D को अगर हम 2D में बाबू, यानी कि किसी समतल कागज पर, समतल ब्लैक बोर्ड पर दिखा देंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऊंचावच निरूपण बोलते हैं। सीधा सिंपल सा मतलब में समझे तो 3D आकृति को, त्रिविमीय आकृति को समतल सतह पे दिखाएंगे, उसी को ऊंचावच निरूपण बोलते हैं। तो चलो इन दोनों को परिभाषित करते हैं। ये क्या है, ऊंचा वच निरूपण करने की विधि है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बाबू तल चिन्ह। और तल चिन्ह में देखो परिभाषा क्या है, समुद्र तल से। तो समुद्र तल क्या होता है बाबू, जो समुद्र का निचला हिस्सा होता है ना, जैसे में समुद्र के ऊपर पानी रहता है और पानी के नीचे जो जमीन रहता है, जो धरती रहता है, वहाँ पे क्या रहता है, जो घास वगैरह जमा होता है बाबू, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, समुद्र तल बोलते हैं। यानी कि समुद्र के निचले वाले हिस्से को, जो मिट्टी पत्थर होता है, उसको समुद्र तल बोलते हैं। और हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा बाबू कि समुद्र का जो सबसे निचला भाग होता है वो सभी जगह क्या होता है, बराबर माना जाता है। समुद्र के तल को सभी जगह बराबर माना जाता है बाबू। अगर आपका घर इतना ऊंचाई पर है तो आपका घर इतना ऊंचाई पे नहीं है पृथ्वी पे, समुद्र तल से मापा जाएगा, तब आपका घर की ऊंचाई पता चलेगा कि कितना ऊंचा पर आपका घर बना हुआ है। तो समझे, समुद्र के तल को सभी जगह बराबर मानी जाती है बाबू। अपने आसपास देखे होंगे कि कितने सारे पेड़ पौधे, पुल है, खंबा है, घर है, सभी ऊंचाई पर है। और सभी जगह धरती कहाँ पे बराबर मानी जाती है, समुद्र तल को मानी जाती है। भू आकृति का मतलब समझ गए, भूमि पे पाए जाने वाली जो भी वस्तुएं, चीज है, मकान, खंभा, उसी को क्या बोलते हैं, भू आकृति बोलते हैं। फूल, खंभा, नदी इत्यादि क्या है सब बाबू, भू आकृति है। मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल से आप समझो कि ये मान लो बाबू समुद्र तल है, क्या है, समुद्र तल है, यह हो गया समुद्र तल। यहाँ पे आपका घर है बाबू, क्या है, घर।
आप यहाँ पे रहते हैं। और अगर हम इस समुद्र तल से आपका घर का ऊंचाई माप लेंगे बाबू और इसको चिन्हित कर देंगे, इसी को क्या बोलेंगे? तल चिन्ह बोलेंगे। यहाँ पे परिभाषा में साफ साफ बोल रहा है कि समुद्र तल से, यह है समुद्र तल से भू आकृति। भू आकृति हो गया आपका घर, जैसे पुल, खंबा, नदी, मकान इत्यादि को क्या बोलते हैं? भू आकृति बोलते हैं। मापी गई ऊंचाई को, मापी गई ऊंचाई को, हम इसकी ऊंचाई को माप लिए, प्रदर्शित करने वाले चिन्ह ये हो गया बाबू, को क्या बोलते हैं? तल चिन्ह बोलते हैं। और इसको किस चीज में मापते हैं बाबू? इस ऊंचाई को मानचित्र में फीट या मीटर में मापते हैं। अगर इसी ऊंचाई को मानचित्र पर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? फीट या मीटर में दिखाएंगे। अब अगला क्या है? स्थानिक ऊंचाई, खास जगह का। स्थानिक ऊंचाई का मतलब किसी स्थान का ऊंचाई। तल चिन्ह की सहायता से, स्थानिक ऊंचाई को किसकी सहायता से मापते हैं बाबू? तल चिन्ह की सहायता से। और तल चिन्ह होता क्या है? समुद्र से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को तल चिन्ह बोलते हैं। किसी स्थान विशेष, किसी स्थान का मतलब बाबू कोई खास स्थान हो गया, यानी कि तल चिन्ह के ऊंचा जो स्थान रहेगा उसी को क्या बोलेंगे? विशेष स्थान बोलेंगे, स्थान विशेष बोलेंगे। मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं या कहते हैं। आप एग्जाम्पल से समझो, जैसे ये हो गया समुद्र तल, ये हो गया समुद्र तल बाबू, ये हो गया तल चिन्ह। और तल चिन्ह पर आपका घर है, ये क्या है? आपका घर है। देखो, मान लिया कि आप दो दोस्त हैं और दो दोस्त हैं, आपका घर तल चिन्ह से ऊंचाई कितना है बाबू? 50 फीट है। आपका घर यहाँ पे 50 फीट है और आपका दोस्त आपसे ऊंचा घर बना लिया। गांव में नहीं होता है कि आप इतना ऊंचा पे बनाए घर और आपसे गोतिया और ऊंचा पर घर बना लिया। तो आप इतना, आपका गोतिया या आपका दोस्त बाबू इतना ऊंचा पर से घर बना लिया। क्या कर लिया? बना लिया। तो हम कैसे इस घर को समुद्र तल से ऊंचाई मापेंगे? अगर हम ऊंचाई मापेंगे समुद्र तल से यहाँ से बाबू तो बहुत मेहनत और पैसा भी खर्चा होगा। तो दूसरा तरीका क्या है? देखो, अगर हमें आपका घर, अपना घर बाबू समुद्र तल से पता है कि 50 फीट है, तो यहाँ तक तो हम मान लिए कि यहाँ तक क्या है? 50 फीट है। और कितना ऊंचा है बाबू? यहाँ पे मान लें कि 10 फीट ऊंचा बनाया है हमारा गोतिया अपने घर से। अगर 10 फीट ऊंचा बनाया है तो इसका समुद्र तल से ऊंचाई क्या हो गया? 50 10 60 फीट हो गया। क्या हो गया बाबू? 60 फीट हो गया। तो यह क्या है? स्थान विशेष है। देखो, हम तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की ऊंचाई माप लेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? स्थानिक ऊंचाई बोलेंगे। तो यहाँ पे स्थानिक ऊंचाई क्या हो गया? 10 फीट हो गया। क्या हो गया बाबू? 10 फीट हो गया। देखो, तल चिन्ह की सहायता से कितना ऊंचा पर बना है? अधिक ऊंचा पर, 10 फीट की ऊंचा पर बना है। तो इसी को क्या बोलेंगे? स्थानिक ऊंचाई बोलेंगे। आपका घर है समुद्र तल से 50 फीट, आपका गोतिया बना लिया 10 फीट ऊंचा बढ़ करके, तो वह समुद्र तल से मापेगा बाबू तो बहुत दिक्कत होगा। तो क्यों ना आपके घर नापा हुआ है कि समुद्र तल से इतना ऊंचा है, तो आपका घर की मदद से वो अपना समुद्र तल का ऊंचाई माप लेगा। जैसे मैं आपका घर से 10 फीट ऊंचा बनाया है तो 10 फीट जोड़ लेगा तो 10 फीट 60 फीट हो जाएगा समुद्र तल से ऊंचाई। और जो इस स्थान को बाबू मापेंगे उसी को क्या बोलेंगे? स्थानिक ऊंचाई बोलेंगे। इसे भी किस चीज मानचित्र में कैसे दिखाते हैं? मीटर या फीट में मापते हैं या दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं बाबू, समुच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि समुच्च रेखा होता क्या है। समुच्च रेखा बाबू मानचित्र पर ऊंचा अक्ष निरूपण करने की विधि है। क्या है? ऊंचा अक्ष निरूपण करने की विधि है। किस पे? मानचित्र पे। मानचित्र कहने का मतलब बाबू नक्शा या कोई पेपर हो उसी को क्या बोलते हैं? मानचित्र बोलते हैं, मैप। ऊंचा अक्ष का क्या मतलब बाबू? देखो, पृथ्वी पे जितने भी चीज होते हैं बाबू, जितने भी वस्तु, जितने भी भू आकृति है, वे सारे के सारे कैसे आकृति हैं? 3D आकृति है, यानी कि त्रिविमीय आकृति है। जैसे में पुल हो गया, खंभा हो गया, घर हो गया, नदी हो गया, मकान हो गया, जो भी आप पृथ्वी पे देख रहे हो सारे के सारे 3D आकृति है, त्रिविमीय आकृति है। अगर उस त्रिविमीय आकृति को 2D पर, कहने का मतलब समतल सतह पर, किसी पेपर पर हम दर्शा देंगे, दिखा देंगे या प्रदर्शित कर देंगे बाबू, तो उसी को क्या बोलते हैं? ऊंचा अक्ष निरूपण बोलते हैं। सीधा सिंपल सी मतलब में समझे तो 3D आकृति को समतल सतह पे 2D पर दिखा देना ही क्या कहलाता है? ऊंचा अक्ष निरूपण कहलाता है।
तो यहाँ पे हमको इसको परिभाषित करना है कि इसको समोच्च रेखा को आप समोच्च रेखा से क्या समझते हैं। उत्तर में देखो भूतल, भूतल कहने का मतलब बाबू पृथ्वी पर का ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं, भूतल बोलते हैं। जहाँ पे आपका मकान बना है, जहाँ पे खेती होती है, जहाँ पे हम लोग चलते फिरते हैं बाबू, पृथ्वी के ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं, भूतल बोलते हैं। पर समुद्र तल से, तो समुद्र तल क्या होता है, समुद्र के नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, समुद्र तल बोलते हैं। जहाँ पे समुद्र के पानी के नीचे नहीं होता है, मिट्टी रहता है, पत्थर रहता है, छोटे छोटे घास वगैरह जमे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, समुद्र तल बोलते हैं। यानी कि समुद्र के निचले वाले भाग में जो पेड़ पौधे जमे होते हैं, पत्थर मिट्टी रहते हैं, उसी को समुद्र तल बोलते हैं। एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाकर मानचित्र पर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। काल्पनिक रेखा का क्या मतलब बाबू, काल्पनिक का मतलब मान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। तो आपको ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं यहाँ पे किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, पृथ्वी पे पाए जाने वाले आकृति को। जैसे में घर, मकान, ईंटा, जो भी वस्तु, जो भी चीज़ आप देख रहे हो पृथ्वी पर, वह किस चीज़ बिंदुओं से प्रदर्शित कर रहे हैं बाबू। मिलाकर मानचित्र पर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। यानी कि देखो यह हो गया अपना क्या बाबू, समुद्र तल, यह हो गया बाबू समुद्र तल। भूतल पर यह हो गया भूतल। एक समान ऊंचाई वाले, तो इसके ये हो गया क्या बाबू, भूतल। एक समान ऊंचाई वाले एक और बिंदु है बाबू, क्या है, एक समान ऊंचाई वाले और दूसरा बिंदु है। यहाँ पे बिंदुओं लिख दिए। बिंदुओं कहने का मतलब किसी भी चीज को प्रदर्शित कर रहा है। बोले तो देखो ये बाबू आपका घर है, ये आपका गोतिया का घर है, और दोनों आपका और आपका गोतिया का घर क्या हो, समान ऊंचाई पर हो। आपका भी ऊंचाई उतना हो और आपका गोतिया के घर का भी ऊंचाई उतना हो समुद्र तल से। तो मानचित्र पे मिलाने वाली यह काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, समोच्च रेखा कहलाती है। परिभाषा में देखो क्या कर रहा है, भूतल पर, ये हो गया बाबू भूतल। खींच लिए कि मान लिया जाए कि यह हमारा घर है या कोई वस्तु है। समुद्र तल के एक समान, समुद्र तल से बाबू एक समान ये हो गया। ऊंचाई वाले बिंदु यहाँ पे हम बोले दर्शा रहा है क्या, किसी घर को, मकान को मिलाकर मानचित्र पर खींचे जाने वाली, यानी कि मिलाकर मानचित्र पर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मिला के काल्पनिक रेखा खींच दिया बाबू। तो इसी को क्या बोलते हैं, समोच्च रेखा बोलते। तो समोच्च रेखा क्या हो गया, ये हो गया समोच्च रेखा बाबू, ये हो गया। ये आपका घर है, ये आपका गोतिया का या आपका दोस्त का घर है। अगर दोनों का घर समान ऊंचाई पे है बाबू समुद्र तल से, और उसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, समोच्च रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे समोच्च रेखा क्या हो गया, ये हो गया बाबू। ये काल्पनिक रेखा मिला रही है आपका और आपके दोनों दोस्त के घर का, तो समोच्च रेखा ये हो गया समोच्च, ये हो गया बाबू समोच्च रेखा। तो आप समझ गए। तो अस्तरंजन क्या है बाबू, मानचित्र में ऊंचा वच निरूपण करने की एक विधि है। तो मानचित्र क्या होता है, नक्शा, मैप को क्या बोलते हैं, मानचित्र बोलते हैं। और ऊंचा वच का क्या मतलब, देखो बाबू अपने पृथ्वी पे जितने भी चीज आपको दिखाई दे रहा है, अगल बगल आसपास, पुल, खंभा, मकान, पेड़ पौधे, जो भी आप देख रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, पृथ्वी पे पाए जाने वाले वस्तु हैं। उसी को क्या बोलेंगे, भू आकृति बोलेंगे। भूमि पे पाए जाने वाले आकृति है बाबू, वस्तु है, समान है, उसी को क्या बोलेंगे, भू आकृति बोलेंगे। और ये सारे के सारे भू आकृति कैसा होता है, 3D होता है, यानी कि त्रिविमीय आकृति होता है। जो भी अपने आसपास देख रहे हो बाबू, वो सारे के सारे क्या है, त्रिविमीय आकृति है। और इसी त्रिविमीय आकृति को अगर 2D पर, यानी कि समतल कागज पर, समतल ब्लैक बोर्ड पर दिखा देंगे बाबू, प्रदर्शित कर देंगे, तो क्या हो गया, ऊंचा वच निरूपण हो गया। यानी कि सीधा सिंपल सी बात में बोले तो 3D आकृति को 2D पे दिखा देंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे, ऊंचा वच निरूपण बोलेंगे। तो अस्तरंजन क्या है बाबू, मानचित्र पर ऊंचा वच निरूपण करने की एक विधि है। परिभाषा देखो, रंगीन मानचित्र में, मानचित्र का मतलब मैं अभी बताया क्या,
नक्शा मैप को क्या बोलते हैं? मानचित्र बोलते हैं। रंगीन मतलब वैसा मानचित्र जो रंगों से भरा हो, रंगों के द्वारा निर्माण किया गया हो, उसी को क्या बोलेंगे? रंगीन मानचित्र। में विभिन्न, विभिन्न का मतलब अलग अलग। भू आकृतियों को, भू आकृति अभी बताएं बाबू कि पृथ्वी पे जो भी अपने आसपास देख रहे हो, जो भी वस्तुएं चीजें हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? भू आकृति हैं। अलग अलग रंगों के द्वारा दिखाना या प्रदर्शित करना अस्तरंजन कहलाता है। ध्यान से परिभाषा को पढ़ो बाबू। रंगीन मानचित्र में यानी कि कलरफुल मानचित्र में जो रंगों के द्वारा बनाया गया हो मैप, नक्शा, विभिन्न भू आकृतियों को, अलग अलग पृथ्वी पे पाए जाने वाले आकृति हो गए, वस्तुएं होंगे, अलग अलग रंगों के द्वारा दिखाना क्या कहलाता है? अस्तरंजन कहलाता है। यानी कि पृथ्वी पे जितने भी आप चीजें देख रहे हैं वो सारे के सारे भू आकृति हैं। पृथ्वी पे बहुत अलग अलग प्रकार के भू आकृति हैं बाबू, और इसी भू आकृति को अगर मानचित्र पे अलग अलग रंगों के द्वारा दिखा देंगे तो इसी को क्या बोलेंगे? अस्तरंजन बोलेंगे। अगर हम सभी भू आकृति को एक ही कलर से दिखा देंगे तो हम मानचित्र पर पहचान पाएंगे कि यह क्या है? मानचित्र में देखकर नहीं पहचान पाएंगे। अगर पहाड़ को हरे रंग से, पेड़ को हरे रंग से, पानी को हरे रंग से, घर को हरे रंग से दिखा देंगे मानचित्र में हरा रंग से बाबू, तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे घर है, कहाँ पे मकान है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे बर्फ है, पता ही नहीं चलेगा, उलझ जाएंगे बाबू। तो इसीलिए अलग अलग भू आकृतियों को मानचित्र पर अलग अलग रंगों के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे में देखो, समुद्र का पानी को नीले रंग से, समुद्र हो या समुद्र का पानी हो जो आप जल पीते हैं, उसको किस रंग से मानचित्र पे दिखाते हैं? नीले रंग से। मैदानों को हरे रंग से, जहाँ पे मैदान रहेगा बाबू, खाली इलाका रहेगा, मानचित्र में हरा रंग भरेंगे। पर्वतों को बादामी रंग से, पर्वत को दिखाना हो तो कैसा रंग से? बादामी रंग से। बादाम आप खाए हैं ना, उसी कलर का। ऊंचे जमीन को भूरे रंग से, और ऊंचा ऊंचा जमीन है तो कैसा? भूरे रंग से मानचित्र पे दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां, समोच्च रेखाओं द्वारा। तो समोच्च रेखा क्या होता है बाबू? समोच्च रेखा मानचित्र पे ऊंचा वृक्ष निरूपण करने की एक विधि है। ऊंचा वृक्ष का क्या मतलब? देखो, अपने पृथ्वी पे जितने भी अपने आसपास जो भी चीजें देख रहे हैं बाबू, जैसे में खंबा हो गया, पुल हो गया, मकान हो गया, ये सारे के सारे क्या है? भू आकृति है। यानी कि भूमि पे पाए जाने वाले जो भी चीजें, वस्तुएं देख रहे हैं अपने आसपास, वो सारे के सारे क्या है? भू आकृति हैं। और भू आकृति कैसा होता है? त्रिविमीय आकृति होता है। यानी कि इसमें 3D, बोले तो 3D, अगर इसको 3D आकृति को 2D पे दिखा देंगे, यानी कि कागज पे दिखा देंगे, समतल ब्लैक बोर्ड पे दिखा देंगे, तो इसी को क्या बोलते हैं? ऊंचा वृक्ष निरूपण बोलते हैं। सीधा समझे तो बाबू, 3D आकृति को 2D पर दिखा देंगे तो इसी को ऊंचा वृक्ष निरूपण बोलेंगे। द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी। तो शंक्वाकार पहाड़ी का मतलब शंकु का आकार के पहाड़ी। तो शंकु के आकार का पहाड़ी कैसा होता है? बिल्कुल त्रिभुज जैसा होता है बाबू, जिसके किनारों बिल्कुल क्या होता है? एक समान होता है। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज है तो शंक्वाकार त्रिभुज है, तो इसका किनारा, इस साइड का किनारा और इस साइड का किनारा क्या होगा बाबू? बिल्कुल समान होगा। दोनों तरफ ढाल क्या होगा? समान होगा। तो शंक्वाकार पहाड़ी बनता है कैसे बाबू? ज्वालामुखी पहाड़ी से निर्माण होता है क्या? शंक्वाकार पहाड़ी, शंकु के आकार का पहाड़ी, जिसके दोनों ढाल, दोनों किनारे समान ढाल वाले होते हैं बाबू। तो समझ में आ गया? का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है? तो समोच्च रेखा द्वारा बाबू शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन मानचित्र पे किस प्रकार किया जाता है? आप एक बात को अपने ध्यान में और बैठा लीजिए कि अलग अलग भू आकृति को मानचित्र पर अलग अलग समोच्च रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है। मान लिया जाए कि पहाड़ हो गया, पठार हो गया, खंबा हो गया, मकान हो गया, अगर सभी को हम मानचित्र पे दिखाना है तो अलग अलग समोच्च रेखाओं द्वारा दिखाएंगे। यही नहीं तो सभी भू आकृति को एक ही समोच्च रेखा द्वारा दिखा देंगे तो यह गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, अलग अलग भू आकृति को अगर मानचित्र पे दिखाना है तो अलग अलग समोच्च रेखाओं द्वारा दिखाते हैं। अलग अलग समोच्च रेखाएं अलग अलग भू आकृति को मानचित्र पे दिखाते हैं। तो उत्तर में देखो, भू आकृति पर पाया जाने वाली वह आकृति, यानी कि भूमि पर पाए जाने वाली वह आकृति जिसका आधार चौड़ा एवं शिखर काफी पतला या नुकीला होता है, पर्वत कहते हैं। पर्वत या शंक्वाकार पहाड़ी किसे कहते हैं बाबू? जिसका आधार क्या हो? चौड़ा हो और शिखर नुकीला हो, पतला हो, उसी को तो पहाड़ कहते हैं। देखो, भू आकृति पर पाए जाने वाली वह आकृति, यानी कि भूमि पर पाया जाने वाला वैसा फिगर, वैसा वस्तु जिसका आधार चौड़ा हो, तो यह नीचे वाला को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं।
शिखर काफी पतला हो तो ऊंचे वाले स्थान को क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। तो शिखर देखो पतला है। पर्वत या इसका रूप शंकुनुमा होता है। ऐसा पहाड़ी आपको कहीं दिखे तो उसका रूप कैसा होगा, शंकुनुमा, यानी कि शंकु के आकार का होगा। तो बाबू शंक्वाकार पहाड़ी को समोच्च रेखा पर कैसे दिखाया जाता है, देखते हैं। इसकी समोच्च रेखाएं लगभग वृत्ताकार बनाया जाता है। कैसा बाबू, शंक्वाकार पहाड़ी का समोच्च रेखाएं मानचित्र पे वृत्ताकार में बनाया जाता है, बिल्कुल सर्किल का, बिल्कुल गोल। बाहर से अंदर की ओर वृत्त का आकार छोटा होते जाता है। देखो यहाँ पे बाहर से हम अंदर की ओर जा रहे हैं तो वृत्त का आकार छोटा होते जा रहा है। बाहर में बड़ा था वृत्त, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ। तो बाहर से अंदर की ओर जाने पर वृत्त का आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तथा बाहर से अंदर की ओर जाने पर समोच्च रेखाओं का मान बढ़ते जाता है। लेकिन बाबू अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो समोच्च रेखा का मान बढ़ते जाता है। देखो यहाँ पे 200 मीटर है, बढ़कर 300 मीटर हो गया, बढ़कर 400 मीटर हो गया, बढ़कर 500 मीटर हो गया। बाहर से हम जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं तो समोच्च रेखाओं का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आगे देखो क्या है, शंकु आकार पहाड़ी को दिखाने वाली समोच्च रेखाएं संकेंद्रीय वृत्त बनाती है। अगर शंकु आकार को पहाड़ी को समोच्च रेखा पर दिखाते हैं बाबू तो कैसा वृत्त बनाती है, संकेंद्रीय वृत्त बनाती है। जैसे मैं ये देख लो वृत्त है और जस्ट बगल में हम एक और वृत्त खींच देंगे, एक और वृत्त खींच देंगे और इन दोनों वृत्तों के बीच, इन तीनों वृत्तों के बीच दूरी क्या हो, समान हो, समान दूरी पे वृत्त बनाई जा रही हो, इसी को क्या बोलेंगे, सकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। गोले जो खींचे जाएंगे बाबू, यह क्या है, गोला है, क्या है, वृत्त है, जो खींचे जाएंगे, जो क्या होगा, समान अंतराल पे खींचे जाएंगे, इसी को क्या बोलेंगे, सकेंद्रीय वृत्त। तो शंक्वाकार पहाड़ी में कैसा वृत्त बनता है समोच्च रेखा पर, सकेंद्रीय वृत्त बनता है, यानी कि समान दूरी पे रहता है। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, सब आपस में दूरी क्या है, समान है बाबू, समान दूरी पे स्थित है। बोले तो एकदम गोलाकार बनेगा और समान दूरी पे बनेगा, एक दूसरे के बीच समान दूरी भी रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ऊंचा बच प्रदर्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऊंचा बच होता क्या है। देखो बाबू अपने आसपास जहाँ पे आप रह रहे हो, अपने आसपास क्या दिख रहा है, चारों तरफ मकान दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहा है, खंभा दिख रहा है, पुल दिख रहा है। तो ये सब क्या हो गया, भू आकृति हो गया। यानी कि पृथ्वी पे जितनी भी चीज आप पाए जाते हैं बाबू, जितने भी वस्तु, जो भी चीज आपको दिख जाए, सारा का सारा क्या है, भू आकृति, यानी कि भूमि पे पाए जाने वाला वस्तु आकृति को क्या बोलते हैं, भू आकृति बोलते हैं। और इसी चीज को, इसी भू आकृति को अगर पेपर पर दिखा देंगे, मानचित्र पर दिखा देंगे, यानी कि मैप पर दिखा देंगे बाबू, तो इसी को क्या बोलते हैं, ऊंचा बच बोलते हैं, यानी कि ऊंचा बच प्रदर्शन करना बोलेंगे। भू आकृति को मानचित्र पर या किसी पेपर पर बोले तो पृथ्वी पे जितने भी चीज पाए जाते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, कैसे आकृति होते हैं, 3D होते हैं। और 3D को 2D पे दिखा देंगे, समतल ब्लैक बोर्ड पर दिखा देंगे, कागज पर दिखा देंगे, मैप पर दिखा देंगे, नक्शा पर दिखा देंगे, तो इसी को क्या बोलेंगे, ऊंचा बच प्रदर्शन बोलेंगे। के प्रमुख, प्रमुख का मतलब मुख्य, अच्छा अच्छा विधियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि देखो अपने पृथ्वी पे कितने सारे चीजें हैं, कितने सारे भू आकृति है, तो सभी भू आकृति को बाबू मानचित्र पर अलग अलग तरीका से दिखाया जाता है। अगर पुल को दिखाना है मानचित्र पर तो हम मान लिया जाए कि ऐसे दिखाएं, पुल को ऐसे दिखाएं, पेड़ को भी ऐसे दिखा देंगे, नहीं बाबू, पुल को दिखाने का तरीका अलग होता है मानचित्र पर, पेड़ को दिखाने का तरीका अलग होता है। तो अलग अलग भू आकृति को मानचित्र पर अलग अलग तरीका से दिखाया जाता है। तो इन्हीं भू आकृतियों को दिखाने के लिए बाबू विधि है, क्या है, विधि है, यानी कि ऊंचा बच निरूपण करने की विधि है। इसी विधि को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ऊंचा बच प्रदर्शन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है, नीचे दिया गया है। सबसे पहला नंबर कौन सा विधि है बाबू, हैसुर विधि। तो हैसुर विधि क्या बोलता है, देखो इस विधि के अंतर्गत, अंतर्गत मतलब हैसुर विधि में मानचित्र में छोटे महीन खंडित रेखाओं द्वारा, कैसे बाबू, हैसुर विधि में छोटे महीन खंडित रेखाओं द्वारा की सहायता से ऊंचा बच निरूपण किया जाता है। यह रेखाएं ढाल की दिशा में अथवा जल बहने की दिशा में खींची जाती है। यह रेखाएं कहाँ पे खींची जाती है बाबू, ढाल की दिशा में खींची जाती है, यानी कि पानी बहने की दिशा में खींची जाती है। जैसे में पुल पे देखे होंगे, पुल के एक तरफ चढ़ाव रहता है, एक तरफ ढुलकाव होता है, वही उसी चीज को ढलकाव, जैसे में आप पहाड़ से नीचे उतरते होंगे तो नीचे ढलकाव रहता है,
है। तो किस हैसुद विधि से किस चीज को दिखाया जाता है? ढलकाव का दिखाया जाता है, ढलाव का दिखाया जाता है, यानी कि ढाल को दिखाया जाता है। हमने क्या बोला? हैसुद विधि से ढाल को दिखाया जाता है। तो ढाल को कैसे दिखाया जाता है बाबू? छोटे छोटे महीन महीन एवं खंडित रेखाओं में दिखाया जाता है। देखो, छोटा छोटा महीन महीन खंडित रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। अगर मान लिया जाए कि यह क्या है? पर्वत है, यह पर्वत है बाबू, तो यहाँ पे देखो ढाल क्या है? तीव्र है, ज्यादा ढाल है। तो जहाँ पे ज्यादा ढाल रहेगा बाबू, तो हैसुद विधि में उसको कैसे दिखाएंगे? गहरा गहरा और मोटा मोटा रेखा में पास पास से दिखाएंगे। जहाँ पे क्या रहेगा? ढाल अधिक रहेगा तो गहरा रेखा एवं मोटा रेखा से दिखाएंगे, और रेखा कैसा होगा? पास पास होगा। अगर ढाल कम है बाबू, देखो यहाँ पे अगर मान लिया कि ढाल कम है, देखो ये ढाल कैसा है? कम है। तो इसको कैसे दिखाएंगे? पतला पतला एवं दूर दूर रेखा से दिखाएंगे। अगर अधिक ढाल है तो मोटा मोटा गहरा रेखा से दिखाएंगे, अगर कम ढाल है तो दूर दूर पतला पतला रेखा से दिखाएंगे मानचित्र में बाबू। और हैसुद विधि से बना मानचित्र यानी कि कैसा होता है? एकदम आकर्षित दिखता है, एकदम ओरिजिनल दिखता है, लगता है कि ओरिजिनल में बनाया गया है। और बाबू जहाँ पे ढाल कम है, यानी कि बोले तो समतल है, यानी कि ढाल इस प्रकार से है, इस प्रकार से ढाल है बाबू, तो यहाँ पे कोई भी रेखा का प्रयोग नहीं करते हैं, खाली छोड़ देते हैं। सेकेंड में है बाबू पर्वतीय छायाकरण विधि। तो पर्वतीय छायाकरण विधि क्या होता है? इसमें भू आकृतियों पर, भू आकृति अभी हम समझाएं कि भूमि पे पाए जाने वाले जो भी चीज अपने आसपास देख रहे हो, सारे के सारे क्या है? भू आकृति है। पर उत्तर पश्चिम के कोने पर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। कहाँ से कल्पना की जाती है बाबू? उत्तर और पश्चिम के कोने पे से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो आप मैप में पढ़े होंगे बाबू कि ऊपर में क्या होता है? मैप में बाबू ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है? दक्षिण होता है, राइट साइड में क्या होता है? पूरब होता है, और इस साइड क्या होता है? पश्चिम होता है। मैप के यानी कि नक्शा के ऊपर में क्या होता है बाबू? उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, राइट में पूरब और लेफ्ट में पश्चिम। तो क्या होता है? पूरब, उत्तर और पश्चिम के कोने पर से, तो उत्तर और पश्चिम के कोना कहाँ हो गया बाबू? इधर हो गया। उत्तर यहाँ पे, पश्चिम यहाँ पे। कोने पर से प्रकाश पड़ने की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? यस, मतलब लाइट पड़ रहा है, यहाँ पे कोने पर से प्रकाश पड़ने की कल्पना करते हैं। मान लिया जाए कि बीच में क्या है? किताब रखा हुआ है। यहाँ पे क्या है बाबू? किताब है, पर्वत नहीं है। किताब रख दिए तो ऊपर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के कोने पर से अगर लाइट पड़ेगा बाबू किसी भी वस्तु पर या किताब पर ही, तो क्या होगा? ऊपर से एकदम लाइट पड़ता है तो क्या होता है? एक साइड वाला उजला उजला दिखाई देता है, और एक साइड के क्या होता है? परछाई बनता है, छाया बनता है। तो पर्वतीय छायाकरण विधि में क्या किया जाता है? पर्वत को मानचित्र पर दिखाया जाता है। तो किताब के जगह पर अगर पहाड़ को रख देंगे बाबू, और पहाड़ के उत्तर और पश्चिम के कोने पर, ऊपर के कोने पर से प्रकाश मारेंगे, तो एक तरफ क्या होगा? ऊपर वाला सतह पर्वत का एकदम उजला उजला दिखाई देगा, और नीचे परछाई बनेगा। जहाँ पे तीव्र ढाल रहेगा वहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगी, तो उसका परछाई बन जाएगा। तो क्या होता है? पर्वत को अगर मानचित्र पर दिखाना होता है तो उत्तर और पश्चिम के कोने पर पहाड़ के ऊपर से अगर लाइट मारेंगे तो मानचित्र पे दिख जाएगा बाबू। तो यहाँ पे पढ़ो, इसके अंधेरे में पड़ने वाले हिस्से को या ढाल को गहरी आभा से भर देते हैं। जहाँ पे अंधेरा रहेगा बाबू, अंधेरा बनेगा, तो मानचित्र में कैसे करेंगे? कैसे दिखाएंगे? गहरी आभा से, यानी कि गहरा रंग से दिखाएंगे। जबकि प्रकाश पड़ने वाले हिस्सा या हल्का ढाल को गहरी आभा से भरते हैं। जहाँ पे कम ढाल रहेगा तो वहाँ पे क्या पड़ेगा? लाइट कम पड़ेगा, तो उसको हल्का रंग से भर देंगे मानचित्र में। तो हमने क्या बोला बाबू कि जहाँ पे छाया नहीं बनता है वहाँ पे क्या होता है? कम ढाल होता है, और जहाँ पे छाया बनता है वहाँ पे तीव्र ढाल होता है। पर्वतीय छायाकरण विधि में क्या दिखाया जाता है? पर्वत को दिखाया जाता है, ऊंचा वक्र किया जाता है मानचित्र में। तो ऊंचा वक्र निरूपण की विधि है बाबू पर्वतीय छायाकरण विधि। अगला है तल चिन्ह। तो तल चिन्ह क्या होता है? समुद्र तल से भू आकृतियों को, मान लिया जाए कि यह क्या है बाबू? समुद्र तल है। समुद्र तल से भू आकृतियों को, यहाँ पे क्या है? भू आकृति है। यहाँ पे कुछ भी पुल ले लो, घर ले लो, कुछ भी क्या है? भू आकृति है। पुल, खंभा, नदी, मकान, ये सब क्या है? भू आकृति है। इत्यादि की मापी गई ऊंचाई, यानी कि इसकी मापी गई ऊंचाई
क्या बाबू, इसकी मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह को तल चिन्ह कहते हैं। समुद्र तल कहने का मतलब पृथ्वी के नीचे जो घास फूस जमा होता है, पानी के नीचे बाबू जो कंकड़ पत्थर रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, समुद्र तल बोलते हैं। और जब अपना घर बना होता है बाबू, पुल बना होता है, खंभा बना होता है, वह तुमको क्या लगता है कि वह समतल है, इतना ही ऊंचा पर है? नहीं, किसी भी चीज को मापने के लिए किस चीज से मापते हैं, समुद्र तल से मापते हैं। वह आपका घर या किसी भी अपने आसपास जो भी चीज देख रहे हो बाबू, वह सब किसी न किसी ऊंचाई पर स्थित है, सभी जगह बराबर नहीं है। देखेंगे कि एक गांव पुल ऊंचा है तो दूसरे गांव का पुल नीचा है, तो इसी के लिए, इसी के सावधान के लिए क्या किया गया है, समुद्र तल को बराबर माना गया है। सभी जगह समुद्र तल क्या होता है, बराबर मान लिया गया है। तो किसी भी चीज की ऊंचाई मापते हैं तो किससे मापते हैं, समुद्र तल से मापते हैं। तो समुद्र तल से ऊंचाई जितना हुआ बाबू, अगर इतना ऊंचाई पर है, इसको चिन्हित कर दिए, तो इसी को मापी गई ऊंचाई को क्या बोलते हैं, तल चिन्ह बोलते हैं। परिभाषा में साफ बोल रहा है, समुद्र तल से किसी भू आकृति को, पुल खंभा मकान हो गया, मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह, मान लीजिए कि यह प्रदर्शित करने वाला चिन्ह है, यह कोई ऊंचाई से स्थान पर वस्तु है या स्थान है, इस स्थान को माप लिए तो इसी को क्या बोलेंगे, तल चिन्ह बोलेंगे। यहाँ पे चिन्हित कर दिए तो इसी को तल चिन्ह बोलेंगे। अगला क्या है बाबू, ऊंचा वचन निरूपण करने की विधि, स्थानिक ऊंचाई। तो स्थानिक ऊंचाई होता क्या है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। बोल रहा है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी भी स्थान को माप दिए बाबू, उसी को क्या बोलेंगे, स्थानिक ऊंचाई बोलेंगे। देखो मान लेते हैं बाबू कि यह क्या है, समुद्र तल है, समुद्र तल है, यह कोई स्थान है बाबू, यह आपका घर है, क्या है, आपका घर है, और आपका दोस्त या आपका गोतिया क्या किया, आपके घर से ऊंचा बना लिया घर बाबू अपना। यहाँ कितना घर ऊंचा बना लिया, आपका घर यहाँ पे था और यहाँ इतना ऊंचा बना लिया, ऊंचाई पर बना लिया बाबू। आपका गोतिया क्या किया, इतना ऊंचा पर घर बना लिया। यह आपका घर है तो तल चिन्ह क्या था, समुद्र तल से मापी गई किसी स्थान को क्या बोलते हैं, तल चिन्ह बोलते हैं। तो यह आपका घर हो गया बाबू, तो यह स्थान है तो इसको बोलेंगे तल चिन्ह। तो यह हमारे लिए क्या हो गया, तल चिन्ह हो गया। तो यह भी क्या हो गया, तल चिन्ह हो गया। आपका गोतिया आपसे लुदगर बना बाबू और आपसे ऊंचा घर बना लिया, यानी कि आपसे इतना ऊंचा पर यहाँ से बना लिया घर। तो अगर वह समुद्र तल से ऊंचाई मापे जाएगा बाबू तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा, पैसा लगेगा, परेशानी भी होगा। एगो मापा हुआ है आपका घर तल चिन्ह से ऊंचाई, तो क्यों ना आपके घर के मदद से हम इस घर की ऊंचाई को माप लेते हैं। तो यहाँ तक हम जानते हैं कि तल चिन्ह की ऊंचाई कितना है, 50 फीट है, 50 फीट है बाबू यहाँ तक। तो यह आपके घर के बराबर में है, इतना ऊंचा बना लिया, तो इतना ऊंचा बना लिया तो इसको मान लेते हैं कि 5 फीट आपके इस घर से ऊंचा बना लिया आपका गोतिया। क्या किया, आपका गोतिया आपसे 5 फीट घर ऊंचा बना लिया। तो तल चिन्ह हो गया 50 फीट, आपका गोतिया हो गया 5 फीट बना लिया ऊंचा। तो इसी 5 फीट को बाबू क्या बोलते हैं, स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं। तल चिन्ह की सहायता से, तल चिन्ह ये हो गया, इसकी सहायता से माप लिए ऊंचाई बाबू, तो इसी को क्या बोलेंगे, स्थानिक ऊंचाई बोलेंगे। तो स्थानिक ऊंचाई क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला एरिया हो गया बाबू स्थानिक ऊंचाई। समझ में आ गया होगा आपको। त्रिकोणमितीय स्टेशन, तो अब त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या होता है, समुद्र तल से किसी 3 स्थान की मापी गई ऊंचाई, यानी कि देखो यह हो गया समुद्र तल, यह एक स्थान यहाँ हो गया, एक स्थान यहाँ हो गया, एक स्थान यहाँ हो गया। मान लेते हैं कि 3 स्थान है और समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई, यह समुद्र तल है, ऊंचाई माप लिए, ये भी इसका भी ऊंचाई माप लिए, ये भी ऊंचाई माप लिए बाबू, तीनों को ऊंचाई माप लिए। त्रिभुज बना को दिखाया जाता है, कैसा दिखाया जाता है, त्रिभुज बना के दिखाया जाता है। अगर हम इन तीनों बिंदु को मिला देंगे तो यह क्या त्रिभुज नहीं दिख रहा है आपको, देखो ये 3 को, एक कोना यहाँ पे, एक कोना यहाँ पे, एक कोना यहाँ पे, त्रिभुज बन गया। तो समुद्र तल से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई मानचित्र पर त्रिभुज बना के दिखाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय स्टेशन बोलते हैं। तल चिन्ह ये हो गया, एक स्थान यहाँ, दूसरा स्थान यहाँ, तीसरा स्थान यहाँ, तीनों की ऊंचाई माप लिए कि 50 फीट है, 50 फीट है, 60 फीट है बाबू, ये क्या है, 45 फीट है। तो तीनों की ऊंचाई माप के तीनों को मिला दिए, त्रिभुज के आकार के दिखा दिए, तो यही हो गया त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो यहाँ पे बाबू वीडियो समाप्त होता है। ऊंचा वचन निरूपण करने की 5 विधि थी, हमने पांचों विधि को पढ़ लिया। किसी भी चीज को अगर ऊंचा वचन निरूपित करना है बाबू, मानचित्र पे दिखाना है, तो इन्हीं 5 विधियों से दिखाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 7, समोच्च रेखा क्या है, यानी कि समोच्च रेखा कहते किसको है, आप समोच्च रेखा से क्या समझते हैं, इसको बारे में लिखना है, इसको परिभाषित करना है समोच्च रेखा को। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों को प्रदर्शित किस प्रकार किया जाता है, और समोच्च रेखा द्वारा बाबू ढालों को मानचित्र पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में बताना है। देखो, जब भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा बाबू तो एक क्वेश्चन में 2 गो अटैच कर देगा, जैसे में एक ही क्वेश्चन में 2 गो क्वेश्चन ऐड करके जोड़ देगा। जैसे में यहाँ पे पूछ रहा है समोच्च रेखा क्या है, एक क्वेश्चन ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन ये बोल दिया कि इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों को प्रदर्शित किस प्रकार किया जाता है, मानचित्र पे किस प्रकार दिखाया जाता है बाबू समोच्च रेखाओं द्वारा, किसको, ढाल को। तो समोच्च रेखा से हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, मानचित्र पे ढाल को दिखाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि समोच्च रेखा कहते किसको है। हेडिंग डालेंगे समोच्च रेखा, समुद्र तल से भूतल पर एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। बोले तो देखो, समुद्र तल से, ये हो गया अपना समुद्र तल। तो समुद्र तल कहते किसको है बाबू, समुद्र के नीचे जो घास फूस जमा होता है, जो कंकड़ पत्थर होता है, देखो समुद्र के ऊपर में पानी रहता है और ऊपर के नीचे जब जाते हैं बाबू तो वहाँ पे घास फूस जमा हुआ मिलता है, कंकड़ पत्थर मिलता है, उसी को क्या बोलेंगे, समुद्र तल बोलेंगे, यानी कि समुद्र के नीचे वाले भाग को समुद्र तल बोलेंगे। भूतल पर एक समान ऊंचाई, यानी कि भूमि पर पाए जाने वाली आकृति, स्थान क्या हो, दूरी समान हो, क्या हो, ऊंचाई क्या हो, समान हो समुद्र तल से, उसी को क्या बोलते हैं, समोच्च रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि घर है अपना, यहाँ पे पर भी घर है अपना, कोई दूसरा दोस्त का घर है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 फीट है। क्या है बाबू, ये आपका घर, आपका दोस्त का घर है, और ये आपका घर है, ये आपका भी समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, 50 फीट है। यहाँ पे परिभाषा में अच्छी तरह से बोल रहा है कि समुद्र तल से भूतल पर एक समान ऊंचाई वाले, तो एक समान ऊंचाई वाले, तो ये दोनों का ऊंचाई क्या है, समान है। यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे आपका दोस्त का घर है, और दोनों का क्या है, ऊंचाई समान है। स्थानों को मिलाने वाली, ये आपका स्थान है, घर का स्थान है, आपका दोस्त का घर का स्थान है, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, अगर इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मिला दिए बाबू तो यही क्या कहलाएगा, समोच्च रेखा कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, यह काल्पनिक रेखा मिलाने वाली क्या कहलाएगा, समोच्च रेखा कहलाएगा बाबू। परिभाषा को अच्छे तरीका से पढ़ो। समुद्र तल से भूतल पर, भूतल हो गया ये बाबू, समान ऊंचाई वाले स्थानों को, तो आपका घर समुद्र तल से 50 फीट हो गया और आपका दोस्त का भी घर समुद्र तल से 50 फीट हो गया, यानी कि दोनों का घर क्या है, समुद्र तल से 50 फीट है। और उन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, और उन दोनों के बीच मान लेते हैं कि काल्पनिक रेखा मिला रही है, तो इन दोनों के बीच, घरों के बीच मिलाने वाली काल्पनिक रेखा के दूरी को ही क्या बोलते हैं, समोच्च रेखा बोलते हैं। मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, समोच्च रेखा बोलते हैं। तो हमने समोच्च रेखा देख लिया, इसके बाद हम क्या देखेंगे बाबू, कि समोच्च रेखा द्वारा ढाल को मानचित्र पे किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि दिखाया जाता है ढाल को। आगे देखो, विभिन्न भू आकृतियों को, भू आकृति बोलने का मतलब भूमि पे पाए जाने वाले जो भी चीज़ अपने आसपास देख रहे हो सारे के सारे क्या है, भू आकृति है। मानचित्र में ऊंचा बच को प्रदर्शित करने का तरीका, ऊंचा बच हम अभी बताए थे बाबू पिछले वीडियो में कि क्या होता है। देखो, अपने पृथ्वी पे कितने सारे चीज है, वो सारे चीज को अगर पेपर पर, ब्लैक बोर्ड पर, सादा ब्लैक बोर्ड पर, नक्शा पर, मैप पर दिखा देंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, ऊंचा बच बोलते हैं। पृथ्वी पे जितने चीज पाए जाते हैं सारे के सारे क्या होता है, 3D होता है, और 3D के 2D पर दिखा देंगे, उसी को क्या बोलेंगे, ऊंचा बच निरूपण बोलेंगे। करने के लिए तरीका, प्रारूप अलग अलग होता है, का तरीका क्या होता है, अलग अलग, या प्रारूप मतलब तरीका अलग अलग होता है। पृथ्वी पे कितने सारे चीज़ है, पेड़ हो गया, खंबा हो गया, पुल हो गया, मकान हो गया, तो क्या मानचित्र पर हम सारा चीज़ को इसी प्रकार से दिखा दें। मान लिया कि पेड़ को हम ऐसे दिखाएं, मानचित्र पे ऐसे दिखाएं, मानचित्र पर पेड़ को, पुल को भी हम ऐसे ही दिखा देंगे, पर्वत को भी ऐसे दिखा देंगे, नहीं बाबू। मानचित्र पे सभी चीज़ को एक आकार में नहीं दिखाया जाता है। तो पृथ्वी पे जितने भी चीज़ पाया जाता है तो उसको मानचित्र पर दिखाने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। पुल को हम अलग तरीका से मानचित्र पर दिखाएंगे, खंभा को अलग तरीका से, पहाड़ को अलग तरीका से, यानी बोले तो पृथ्वी पे जितने भी भू आकृति है सभी को अलग अलग तरीका से, अलग अलग प्रकार से मानचित्र पे दिखाते हैं। यही यहाँ पे बोल रहा है। और समोच्च रेखा के द्वारा ढाल को निम्नलिखित तरीका या प्रारूप से प्रदर्शित किया जाता है। और बाबू समोच्च रेखा से क्या हमें दिखाना है, ढाल दिखाना है। तो कहीं पे ढाल अधिक होगा तो कहीं पे ढाल कम होगा, कहीं पे भूमि समतल होगा। तो सभी प्रकार के ढालों को दिखाने के लिए तरीका क्या होता है बाबू, अलग अलग होता है। प्रारूप क्या होता है, अलग अलग होता है।
होता है। जहाँ पे तीव्र ढाल है उसको दूसरा तरीका से दिखाएंगे मानचित्र पे, जहाँ पे कम ढाल है उसको मानचित्र पे अलग तरीका से दिखाएंगे। तो चलो देखते हैं कि ढाल को समोच्च रेखा द्वारा कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहला क्या है, देखो एक समान ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं को समान दूरी पर खींचा जाता है। तो सबसे पहले समझो कि ढाल क्या होता है। देखो पुल पर चढ़े होंगे, एक तरफ क्या होता है, पुल पर चढ़ाव होता है, दूसरा तरफ ढुलकाव होता है। तो उसी ढुलकाव को क्या बोलते हैं बाबू, ढाल बोलते हैं। जैसे में पहाड़ पर से आप उतरते हैं तो क्या होता है, देखते हैं कि एक तरफ से चढ़ने में अगर पहाड़ पर चढ़ेंगे तो बहुत मेहनत लगेगा, अगर पहाड़ से उतरते हैं तो न जाने बाबू कहाँ से हमारे अपने पैरों में क्या होता है, बल चलाता है, ताकत भी नहीं लगाते हैं अपने पैरों में उठाने में, तो भी ढुलकते चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ढाल है। तो ढुलकाव वाले एरिया को क्या बोलेंगे, ढाल बोलेंगे। दिखाने के लिए समोच्च रेखा समान दूरी पर खींची जाती है। अगर सभी जगह ढाल समान है बाबू, जितना ढाल पुल के ऊपरी सिरा पर है ढुलकने में, जितना भी क्या है नीचे भी ढाल है। जैसे मैं पर्वत के ऊपर में जितना ऊपर वाले एरिया में जितना ढाल है, जितना नीचे वाले एरिया में भी पर्वत का ढाल समान है, यानी कि ढाल सभी जगह समान है। तो कैसे दिखाएंगे, तो समान दूरी पर रेखा खींचेंगे, यानी कि देखो ऐसे खींचेंगे। यह तीनों रेखाओं के बीच क्या होगा, दूरी समान होगा, या जितना दूरी इसका इतना है उतना ही दूरी इसका है, यानी कि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी, अगर एक समान ढाल को दिखाना है तो। वही बात सेकंड में देख लो, खड़ी ढाल को दिखाने के लिए रेखाएं पास पास बनाई जाती है। मान लिया जाए कि ढाल बहुत तीव्र है बाबू, इतना तीव्र है ढाल, तो कैसा समोच्च रेखाएं दिखाएंगे, समोच्च रेखाएं पास पास बनाएंगे, यानी कि ऐसे ऐसे समोच्च रेखा बना देंगे। ढाल अधिक रहेगा तो समोच्च रेखाएं नजदीक नजदीक बनाएंगे। जबकि मंद ढाल के लिए इन रेखाओं को दूर दूर बनाया जाता है। अगर वही ढलकाव क्या है, बहुत दूर है, ढलकाव कम है, तो रेखा कैसे बनाएंगे, दूर दूर रेखा बनाएंगे। कैसा बाबू, दूर दूर बनाएंगे, आपस में समान भी नहीं होगा। कहीं पे ज्यादा ढाल है तो नजदीक बना देंगे, कहीं पे कम ढाल है तो दूर दूर बनाएंगे। तो सीधा सिंपल सा मतलब में समझो, एक समान ढाल को दिखाने के लिए क्या करेंगे, रेखा समान दूरी पर खींचेंगे, और जहाँ पे अधिक ढाल होगा, जैसे में ये देखो यहाँ पे अधिक ढाल है, तो रेखा को नजदीक नजदीक खींचेंगे, और जहाँ पे कम ढाल है, एकदम कम ढाल है, वहाँ पे रेखा दूर दूर खींचेंगे। तो बाबू यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 के जितना भी प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर दिया गया था बाबू क्लास 10th में, वो सारे के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आप वीडियो नहीं देखे हैं बाबू तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे एनसीईआरटी का सोल्यूशन करके प्रश्नावली करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बाबू धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।